हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ हैं अलीशा। इन्होंने पीपीएमईटी को बहुत अच्छे परसेंटाइल के साथ क्लियर किया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं इनकी स्ट्रैटेजी। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और आपने कितना परसेंटाइल लिया है किस एग्ज़ाम में? My name is Alisha and I am from Kapurthala. I secured 98.8 percentile in PPMET exam. कंग्रेचुलेशंस, आपका स्कोर बहुत अच्छा है। अब आप सीक्रेट रिवील कीजिए कि आपने कैसे 98 परसेंटाइल सिक्योर किया। According to me, PPMET एग्ज़ाम के लिए हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर की अगर हमें बेसिक टू मॉडरेट लेवल की नॉलेज होगी तो हम PPMET आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कुछ स्टडी मटेरियल फॉलो करते थे? PPMET एग्ज़ाम के लिए जो सनी कोचिंग क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ स्टडी मटेरियल था, मैंने वो फॉलो किया। NCERT और जो 11th-12th में मेरे पास थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल जो मैंने खुद से नोट्स वगैरह बनाए हुए थे वो फॉलो किए। तो आपके अकॉर्डिंग PPMET एग्ज़ाम कैसा है, इजी, मॉडरेट और टफ? लास्ट ईयर 2023 में इजी लेवल था, बट दिस ईयर इजी टू मॉडरेट लेवल था। सो वेरी कर सकता है ईयर टू ईयर लेवल पेपर का। आप प्रेपरेशन कैसे करते थे, कितने आवर्स किस सब्जेक्ट को देते थे ड्यूरिंग प्रेपरेशन? इनिशियल फर्स्ट सेकेंड मंथ में तो रेगुलरली 2 to 3 आवर्स सेल्फ स्टडी, बाकी क्लासेस। एंड जब 1 मंथ रह गया था एग्ज़ाम के लिए तब 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी को देते थे। तो बस यही था अभी तो प्लान स्टडी का। PPMET में दिस ईयर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे टोटल? अगर हम प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग देखें तो इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। बट एग्ज़ाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की जगह हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस थे। बाकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश एज एक्सपेक्टेड ही था? यस, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। ठीक है, तो कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट किया? पहले कौन सा सेक्शन किया, फिर उसके बाद क्या किया? पहले मैंने बायो अटेम्प्ट की, देन मैंने जो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, देन इंग्लिश, देन केमिस्ट्री एंड इन लास्ट फिज़िक्स। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट हो जाती है एग्ज़ाम में या शॉर्टेज हो जाता है टाइम? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, कितने आज मिले? 100 क्वेश्चंस थे एंड 2 आवर्स थे अटेम्प्ट करने के लिए। और टाइम मैनेजमेंट हो जाती है क्योंकि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस वगैरह नहीं होती इसमें। बट अगर हम एक ही क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं तो फिर एंड में मुश्किल हो जाती है, एंड में फिर क्वेश्चंस छूट जाते हैं। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग पहले कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए और लास्ट में कौन सा? मतलब वो वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जिसको जौन सा सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग लगता है वो पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए और जौन सा वीक लगता है वो लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है? वैसे मुझे फ़िज़िक्स डिफ़िकल्ट लगती थी, बट पेपर में मुझे ठीक लगी, इतनी नहीं वो लेवल नहीं लगा जितना मतलब मुझे लगा था कि डिफ़िकल्ट होगा, तो ठीक लगी। ठीक है, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है सबसे ज़्यादा? मुझे पहले तो बायो लगता था, बट अभी जब हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा तो वो मुझे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। टाइम मैनेजमेंट स्टडी करते टाइम कैसे करें, क्योंकि क्लासेस भी लगाएं, सेल्फ स्टडी को भी टाइम दें, क्वेश्चंस भी करने हैं, थ्योरी भी पढ़नी है, तो सारा कुछ कैसे मैनेज हो पाता है? अगर थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चंस करने में भी कम टाइम लगता है, और अगर सीधे क्वेश्चंस पे जंप करते हैं तो फिर उसमें काफ़ी डाउट्स भी आते हैं क्वेश्चन में और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में मुश्किल लगती है, फिर धीरे धीरे हो जाता है टाइम मैनेज। मॉक टेस्ट पेपर का कितना रोल होता है एग्ज़ाम क्रैक करने में? मॉक टेस्ट पेपर का काफ़ी रोल होता है क्योंकि हमें पता लग जाता है कि हमने कितना हमारी प्रिपरेशन होगी और क्या क्या टॉपिक हमारे वीक हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और थोड़ा पता लग जाता है कि किस हिसाब से हमें और आगे करना चाहिए, कौन सा टॉपिक हमें दोबारा करने चाहिए और कौन से हमें अच्छे से हो गए हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट में जो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी उसका जो लेवल था और जो एग्ज़ाम का लेवल था वो सिमिलर था या अलग अलग चीज़ें थी? सिमिलर लेवल था। मॉक टेस्ट में इजी टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट।
ठीक है, आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन सोर्स क्या था? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे लिए मेरे पेरेंट्स एंड सनी कोचिंग क्लासेस के टीचर्स, और मेरा गोल कि मतलब मैंने अच्छा कॉलेज लेना है, तो वही था मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो अब आपका सिलेक्टेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं? फॉर नाउ GMC पटियाला, GMC अमृतसर एंड फरीदकोट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, आपने PPMET के अलावा क्या कोई और एग्ज़ाम भी दिया दिस ईयर? यस, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम भी दिया मैंने, और अभी PGI एंड GMCH एग्ज़ाम देने। यस। ओके, तो नीट एग्ज़ाम से PPMET एग्ज़ाम कितना सेम या डिफरेंट आ जाता है? नीट में हमें ज़्यादा NCERT बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और PPMET में थोड़ा बहुत NCERT के बाहर का भी होते हैं क्वेश्चंस बीच बीच में। ठीक है, तो आपने आउट ऑफ NCERT पोर्शन को कैसे प्रिपेयर किया था? आउट ऑफ NCERT पोर्शन मैंने जो स्टडी मटेरियल सनी कोचिंग क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ था, उसमें से प्रिपेयर किया। बोर्ड्स में जो रिड्यूस्ड पार्ट होता है, कुछ चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट में जो रिड्यूस्ड हैं, उसमें से भी आया एग्ज़ाम में या उसमें से नहीं आया? उसमें से भी आते हैं क्वेश्चंस, और अभी हम जैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से पार्ट में से आएंगे, तो जो रिड्यूस्ड पार्ट है वो सारा ही कवर करना पड़ता है, तो वो भी हो गया था सिलेबस में। ठीक है, एम्स में आपका कितना स्कोर रहा? एम्स में मेरी 79.9% आई। ओके, एम्स एग्ज़ाम PPMET से कैसे अलग या सेम है? एम्स थोड़ा डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, और उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, और उसमें थोड़े न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा आता है PPMET से, तो न्यूमेरिकल पोर्शन का थोड़ा लेवल हाई होता है उसमें। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट एम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहता है, तो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड क्या उसे प्रिपरेशन में ध्यान रखना चाहिए, कोई ख़ास बात ऐसी? जो बायो है वो NCERT पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए न्यूमेरिकल्स, और केमिस्ट्री में मेनली ऑर्गेनिक ज़्यादा आती है, और फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, PPMET एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स में थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है कि न्यूमेरिकल? PPMET में थ्योरेटिकल की वेटेज थोड़ी ज़्यादा होती है न्यूमेरिकल से। केमिस्ट्री में थ्योरी पार्ट या क्वेश्चंस पार्ट? केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सेम सा रहता है क्वेश्चंस और थ्योरी, और ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, बायो में से बॉटनी पोर्शन ज़्यादा आता है या जूलॉजी? बॉटनी कम आता है, जूलॉजी ज़्यादा आती है। +1 ज़्यादा आता है PPMET एग्ज़ाम में ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में से, या +2? मुझे तो +1 का ज़्यादा लगा इस बार वेटेज, +2 का थोड़ा कम था। ठीक है, पढ़ते टाइम कभी डीमोटिवेशन हुई हो, लो फील हो रहा हो कि नहीं हो रहा, मुश्किल लग रहा है, नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे वापस उसी मोटिवेटेड स्टेज में आते थे कि हाँ ठीक है करना है? जब पढ़ते हैं पूरे दिन में एक पॉइंट तो ऐसा आ ही जाता है जब डीमोटिवेशन होने लग जाती है, और अगर हम ज़्यादा सोची जाएंगे, सोचने में टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो वो टाइम भी ख़राब जाएगा, पढ़ाई पे भी फोकस नहीं होगा। तो मतलब अपनी तरफ से फुल करो, रिज़ल्ट तो फिर अच्छा ही आएगा, और ज़्यादा टेंशन लेके नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी, बट जब रिज़ल्ट आया ना, फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ही इतनी टेंशन ले रही थी, हो गया, अच्छा हो गया। ठीक है, आपने जब पेपर दिया या जब प्रेपरेशन कर रहे थे, उस टाइम पे PPMET में आपका कुछ था एक्सपेक्टेड रेंज कि हाँ इतना तो आ जाएगा? मतलब मुझे ये था कि बस 300 तक भी रैंक आ जाए, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, मतलब मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशंस थी। ठीक है, फिर आपका रैंक कब कितना आया है? मेरा रैंक 159। ओके, फिर जब मोर देन एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट मिला तो कैसा रहा एक्सप्रेशन? जब मैं पेपर दे के घर आई थी, तो मैं सबसे पहले ना, मतलब मेरी मम्मा ने पूछा कि कैसा हुआ पेपर, तो मैं रोने ही लग गई वहाँ पे कि मतलब मैंने तो सोचा था बहुत अच्छा होएगा, बट इतना अच्छा हुआ नहीं। और फिर जब मैंने रिज़ल्ट देखा, मैं फिर रोने लग गई कि अब रिज़ल्ट भी अच्छा आ गया, तो फिर पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। ठीक है, क्या रोल रहा इस जर्नी में आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स का? पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, और हमारे नेबर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो हो गया, इजीली हो गया। इतना मतलब स्ट्रेस वाली बात नहीं है, हो जाएगा इजीली, अगर कोई करना चाहे तो हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू स्टे फोकस? बच्चे कहते हैं कि हमारा गोल तो डिसाइडेड है, बट फिर भी हम फोकस नहीं रह पा रहे, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, तो कैसे वापस मोटिवेटेड स्टेज बना के रखी जाए?
फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा कट ऑफ कर देना चाहिए। मतलब अगर जितना हमारे फ़ोन में वो होगा उतना ही हमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी। डिलीट कर दो या फिर मतलब म्यूट वगैरह कर दो। और बस अगर आपका गोल फिक्स है तो मतलब डेडिकेशन होनी चाहिए, हो जाएगा। ठीक है। आपने सनी कोचिंग क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी या ऑफलाइन? फर्स्टली मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया था, देन फिर मैंने ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया था। ठीक है। कोई ख़ास वजह शिफ्ट करने की? मुझे थोड़ा पीजी में रहना मुश्किल लग रहा था और पीजी से आना जाना और फिर मतलब घर का माहौल तो मिलता नहीं है पीजी में, तो इसीलिए फिर थोड़ा टाइम वेस्ट मुझे लगता था और वहाँ पे मैं इतना अच्छे से पीजी में स्टडी नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने फिर ऑफलाइन ज्वाइन किया, ऑनलाइन सॉरी। ठीक है। तो अब आपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों लगाई। आपने वैसे ज्वाइन कब किया था, कुछ याद है डेट मंथ वगैरह? आई थिंक मैंने 25 मार्च में ज्वाइन किया था, होली वाले दिन। ठीक है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपका पेपर हुआ है ना, तो ये आपका जो जर्नी है ये कैसी रही? पहले पहले तो लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, जब इतने सारे बच्चों को देखते कि इतने बच्चे तो प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, उनमें से भी हमारा कैसे हो जाएगा। पर फिर हो जाता है क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता एग्ज़ाम, पर प्रिपरेशन हमें थोड़े मुश्किल की करके जाने चाहिए, क्योंकि अगर इजी प्रिपेयर करके जाएंगे और वहाँ पे जाके फिर मुश्किल आ जाता है, फिर हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर हम प्रिपरेशन उस लेवल की करके जाएंगे तो फिर ठीक लगता है पेपर। ठीक है। ओके। तो आपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जैसे दोनों क्लासेस लगाई हैं, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि बेनिफिशियल ज़्यादा कौन सा रहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मेरे हिसाब से ऑनलाइन ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि है ना हम घर पे रहते हैं और खाना पीना, मान लो हमारी क्लास चल रही है तो फिर हम उस फ्री होके खाएंगे खाना क्लास लगा के। ऑफलाइन में पीजी में रह रहे हैं तो फिर जो टाइमिंग्स उनकी हैं खाने की, फिर हमें उससे एडजस्ट करना पड़ता है और फिर थोड़ा माहौल भी नहीं होता घर वाला, तो इसीलिए अगर कोई लोकल है तो उसके लिए ऑफलाइन भी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में फिर कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई टाइम वेस्टेज उसमें नहीं कुछ होता ऐसा? अगर एक रूम में थोड़ा आइसोलेट होके लगाएंगे क्लासेस तो ठीक रहता है। बाकी फैमिली के बीच में बैठ के तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है क्लास लगाने का, फिर डिस्ट्रैक्शंस तो होती हैं। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में फिर डाउट क्लियरेंस कैसी होती थी? अगर तो क्लास के टाइमिंग में हमें डाउट है तो हम लाइव चैट में पूछ लेते थे, और नहीं तो फिर क्लास के बाद व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर हो जाता था। हो जाती थी डाउट क्लियरेंस? फिर कोई भी डाउट रहता तो नहीं था मन में? हो जाता था, क्योंकि कभी कभी हमें तो डाउट थोड़ा ही होता है, दोबारा से पढ़ते हैं तो हो जाता है क्लियर वो। ठीक है। सो ऑनलाइन आपका ओवरऑल सनी कोचिंग क्लासेस के साथ रिव्यू कैसा रहा? ठीक है, अच्छा है, हाँ समझ आता है टीचर्स का जो पढ़ाने का वे है, जो क्लासेस का वे है, वो सब कैसा रहता है? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब जब हमारा रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है तो हमारा एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सनी कोचिंग क्लासेस के साथ। ठीक है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट है क्लासेस में, समझ वगैरह आ जाता है प्रॉपरली सारा कुछ? हाँ जी, समझ आ जाता है। खुद पे डिपेंड करता है कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं समझने की, उस पर भी डिपेंड करता है। स्टडी में और जो हमारी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमें बैलेंस कैसे बनाना चाहिए? पहले स्टडी को टाइम दो, फिर जो टाइम बच जाता है अगर बचता है तो फिर दूसरी एक्टिविटीज़, अगर कोई हॉबी वगैरह है तो उसको टाइम दे सकते हैं, क्योंकि अभी प्रिपरेशन तो हमने 3 to 4 मंथ्स करनी है, बाद में हमें काफ़ी टाइम है दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी, तो इसीलिए पहले स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। टोटल यहाँ पे कितने कार्स की क्लासेस हो जाती थी? इनिशियली 3 आवर्स से स्टार्ट होती हैं, देन फिर 6 आवर्स, एंड लास्ट मंथ में तो 9-10 आवर्स तक चली जाती हैं क्लासेस। और फिर आपका 10 आवर्स की अलग से क्लास है, तो साथ में सेल्फ स्टडी फिर कितनी रहती थी, कितने आवर्स की? लास्ट जब टाइम आ जाता है तो क्लासेस का टाइम भी बढ़ जाता है और खुद की सेल्फ स्टडी भी बढ़ानी पड़ती है, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। कभी कभी तो लगता है कि बस छोड़ो, रहने दो, पर वहीं पे मार खा जाते हैं, वहाँ पे कंसिस्टेंट रहना पड़ता है एंड डेज में, तो मोटिवेटेड रहना पड़ता है। यस। ओके। तो अब आपका स्कोर इतना अच्छा है, तो इस जो अचीवमेंट है उसका आप क्रेडिट अब किस किस को देना चाहते हैं? फर्स्टली सनी कोचिंग क्लासेस, देन माय पेरेंट्स, एंड जो थोड़ा बहुत बचा वो मुझे।
ठीक है, तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, सही है। ओके, क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। क्या हम आपकी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? यस। जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। अच्छा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी फ्यूचर प्लान्स में मैंने 2 चीज़ें सोची हुई हैं कि अगर बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूँगी, अगर नहीं तो फिर एमएससी, एंड लास्टली फॉरेन का अगर प्लान बना तो। ठीक है, आपको नर्सिंग के बारे में गाइड किन्होंने किया था? नर्सिंग के बारे में मैं खुद ही सर्च वगैरह करती रहती थी। मतलब जब मैंने 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ करनी थी तो मेरा इंटरेस्ट था मेडिकल में। फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च की किस चीज़ का स्कोप है, देन फिर मुझे था कि हाँ नर्सिंग ही करनी है। ओके, ठीक है जी, आपने खुद ही सर्च करके बहुत अच्छी चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर ली। यस। तो हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से अपने डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम।